अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा ना, अब जो हम एफएससी पार्ट 2 के चैप्टर 2 लेकर जा रहे थे ए प्लस से एमसीक्यूज का, तो 118 तक तो हमने देख ली थी। तो आज हम 119 से ऑनवर्ड लेकर चलते हैं। तो अब हमारे पास आ जाती है मैक्लेरन सीरीज। तो इसमें देखिए ये हमारे पास वो सीरीज होती है। अगर आपने ये याद कर ली, ये आती है आपको, तो ये जितने भी एमसीक्यूज है बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप इन्हें सॉल्व भी करें पेपर में तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। तो इसमें जिस तरह मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 3 सीरीज लिखी हुई है, कोशिश तो करें कि आप ये तीनों याद कर लें, क्योंकि इन तीनों में बेसिकली ज्यादातर यही आती हैं। और अगर इनके अलावा भी आ जाए तो फिर भी मोस्टली इन्हीं में से इन्हीं की तरह की आती है। जिस तरह आप देखो e की पावर x, ये सीरीज है हमारे पास। पेपर में अक्सर यूं होता है कि e की पावर 2x भी आ जाता है। तो अगर 2x आ जाए तो आपने क्या करना है, x के साथ साथ 2 लिखते जाना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इधर भी 2 आ जाएगा, इधर अब 2 का स्क्वायर है, मींस टू से इधर 4 आ जाएगा और इधर 8 आ जाएगा, क्योंकि इधर क्यूब है। तो इस तरह करके बाकी सीरीज भी बनती चली जाएंगी। तो इस तरह करके जो 119 है, ये अब हमारे पास उन्होंने e की पावर x जो पहले से इधर लिखी हुई थी, यानी कि अगर हम ये 2 वाला रिमूव कर दें तो वो सीरीज हमारे पास आ जाती है e की पावर x की। उसके बाद नेक्स्ट है 120 है कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। अब इसकी हमने मैक्लॉरिन सीरीज फाइंड करनी है, तो वो हम देख लेते हैं कि कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास अब इधर ये आ जाता है। अब इसमें देखो कि हमारे पास अगर हम इसमें सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एफ ऑफ जीरो, यानी कि एक्स की जगह पर जीरो पुट करना होता है। तो अब देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस जीरो हो जाएगा। और ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, वो जीरो के इक्वल होता है। उसके बाद अब ऑनवर्ड लेके चलते हैं कि इसका हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल आएगा। हमें पता है कि नेचुरल लॉग से जो भी चीज होती है वो सारी टर्म हम 1 ओवर में लिख देते हैं, इसी तरह करते थे ना। अब इसका जब हम जीरो पुट करेंगे तो देखो वो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस जीरो, और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। देखो एमसीक्यूज में अब मोस्टली सिर्फ 3 निकालो, 3 टर्म्स, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें अब देखो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया था, अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या करते थे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब ऊपर 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर हम करेंगे माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, मींस उसे ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगी। ये मैंने आपको एक सिंपल मेथड भी बताया था इस तरह के डेरिवेटिव लेने का, कि अगर 1 ओवर x का डेरिवेटिव लेना हो तो आप क्या करोगे, माइनस 1 ओवर x, यानी कि नीचे वाले का x स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यही चीज हमने अब इधर अप्लाई की है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता था कि जो इसका सेकंड डेरिवेटिव लिए हैं उसमें x की जगह 0 पुट करते थे, यही करते थे ना। तो अब अगर हम इधर इस तरह करें तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 1 ओवर 1 प्लस जीरो का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1। अब ये जो 3 टर्म्स आ गई हैं इतना ही काफी है। इसको अब आप इस फॉर्मूले में पुट करते तो हमारे पास देखिए क्या चीज आ जाएगी। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, अब हमने एफ ऑफ जीरो लिखना है, एफ ऑफ जीरो हमारे पास जीरो है। उसके बाद आ जाता है प्लस एफ फर्स्ट डेरिवेटिव, जहां पर हमने 0 पुट किया तो वो आ जाएगा 1, और 1 के साथ हमने क्या लिखना होता है, x, तो इधर आ जाएगा हमारे पास x। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमने जो सेकंड डेरिवेटिव में 0 पुट किया है वो हमारे पास माइनस 1 आया था। अब इधर माइनस 1 पुट कर देते हैं, माइनस 1 इंटू हमारे पास है x स्क्वायर ओवर 2 डेरिवेटिव, 2 का फैक्टोरियल। बुक में उन्होंने कुछ इस तरह की चीज बनाई होती है ये करके, तो ये भी फैक्टोरियल ही होता है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये हमारे पास आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। अब देखिए सिर्फ हमने 3 टर्म निकाली। अब यहाँ बुक से अगर हम मैच करें तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन है, देखिए यहाँ से, तो इसका जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है x माइनस एक्स क्यूब। तो अब देखिए हमारे पास x के बाद अब हमारे पास आ जाता है सबसे पहले तो x स्क्वायर है ना, तो फर्स्ट टर्म नहीं है, ए वाला इसका राइट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में आपको कहते हैं कि फर्स्ट टर्म 1 है, तो इधर तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 0 बच रही है, फिर फर्स्ट टर्म x है ना। इसको यूं भी लिख सकते हो ना, x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस, यानी कि पहली 2 टर्म्स ये है हमारे पास। तो इससे हमारे पता चलेगा पहला भी ऑप्शन नहीं सही, दूसरा भी नहीं सही, तीसरे की बात करें तो उसमें कहता है कि x नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। तो बाकी जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो हमारे पास डी है, और वो पहली 2 टर्म्स यही आ रही। तो देखो यही से आइडिया हो जाता है कि यही जो इसका राइट ऑप्शन है, तो ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है 121 है कि एक सीरीज दी हुई है अप टू इंफिनिटी, यानी कि ये अप टू सोन इंफिनिटी तक ही होता है, इसमें कंफ्यूज ना हो जाना। अब इसमें अब होता है हमारे पास cos x, tan x, sin x और माइनस sin x। तो देखो ये वाली टर्म उन्होंने दी हुई है, ये याद करना भी बहुत ज्यादा इजी है। देखो कि जो sin और cos है, sin में सारी ऑड वाली टर्म्स आनी है, यानी कि ये जो एक मैक्लॉरिन सीरीज है इसमें जितनी भी ऑड टर्म्स है, देखो x की क्यूब है,
x की 5 है, x की 7 है, वो 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, ये हमारे पास साइन में आएगा और कॉज में हमारे पास इवन वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ से आप माइंड में रख लेना। बाकी एक और चीज़ ये भी है क्योंकि साइन में शुरू में x आते हैं और कॉज में शुरू में 1 आता है, सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी ये सारे इवन ऑड वाले हैं और ये सारे इवन वाले। ये इस तरह करके भी आप याद कर लेना। तो खैर ये आप याद कर लेना, अगर नहीं भी करना फिर भी कोई इशू नहीं, आप इस तरह करके तकरीबन ये 1 ही मिनट लगेगा, इसमें आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि 122 है, एक सीरीज दी हुई है और उन्होंने पूछा है कि मैक्लॉरिन सीरीज है, टेलर सीरीज है, पावर सीरीज है या फिर ये बाइनोमियल सीरीज है। देखो ये एक मैक्लॉरिन सीरीज है, कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि अगर हम f में 0 पुट करें, जिस तरह ये था कि अगर हम डेरिवेटिव में ये अगर फंक्शन में हम जिस तरह यही है तो फंक्शन में अगर हम 0 पुट करें तो वो f ऑफ 0 आ जाएगा, यानी कि a और 0 आ जाएगा। जिस तरह ये पुट किया तो ये हमारे पास f नेचुरल लॉग ऑफ 1 की जगह 0 आ गया, तो ये एक मैक्लॉरिन सीरीज है। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टेलर सीरीज भी तो हो सकती है, क्योंकि टेलर सीरीज में एक पॉइंट गिवन होता है। देखिए उसमें एक खास पॉइंट गिवन होता है, इसमें तो उन्होंने सिंपल यूं किया हुआ है कि फर्स्ट टर्म बताइए कि अगर ये यूं होता ना कि हमने देखिए मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर सीरीज में सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है कि मैक्लॉरिन सीरीज में हमने 0 0 0 पे हर चीज चेक करनी होती है, ठीक है ना, यानी कि डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव को 0 पे चेक करते हैं। लेकिन टेलर सीरीज में क्या करना होता है कि वो एक क्वेश्चन में एक गिवन पॉइंट देंगे कि आप लेट्स सपोज x = 3 पे फाइंड करो, तो हम इधर भी 3 इधर भी 3, हर एक जो भी हम डेरिवेटिव लेंगे उधर x की जगह 3 3 पुट करते जाएंगे, तो वो टेलर सीरीज होती है फिर हमारे पास। पावर सीरीज वो नहीं, पावर सीरीज तो मैं पता है जिसमें पावर होती है। उसके बाद बाइनोमियल सीरीज ये हम 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे, नहीं खैर आप फर्स्ट ईयर में तो आप पढ़ के आ चुके होंगे बाइनोमियल सीरीज क्या होती है। तो ये हमारे पास अब मैक्लॉरिन सीरीज आ जाती है। अच्छा उसके बाद अभी जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि इसमें यानी कि इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, रिलेटिव मैक्सिमा क्या होता है, रिलेटिव मिनिमा क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। तो ये सारी छोटी छोटी इसकी इनकी मैं ट्रिक्स बताता जाता हूँ MCQs के पास। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, देखो जब भी हमने ये बताना है इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उसमें हमारे पास 2 टेस्ट यूज होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या कहाँ पर आता है हमारे पास। जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो हमारे पास हमेशा वहां पे यूज होता है जब हमने ये बताना है कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। देखो अब ये कैसे पता चलेगा, अगर तो हमारे पास जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना, फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें और वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर इसका उल्ट हो जाए कि हमने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है और वो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो हमारे पास डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये 2 केसेस हैं, एक और थर्ड केस भी है कि हमारा जो हमने डेरिवेटिव लिया है और वो ना 0 से बड़ा है ना 0 से छोटा है, मींस टू से वो हमारे पास 0 ही आ गए। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ना वो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वो एक जगह कांस्टेंट है, रुका हुआ है, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि वो स्टेशनरी पॉइंट है, ठीक हो गया, वो स्टेशनरी पॉइंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या चीज है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। सेकंड डेरिवेटिव ये है कि अगर हमने मैक्सिमम कोई किसी भी हमने फंक्शन का हमने मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट बताना है तब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा, अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लें उसमें एट x = c, ये भी मैं बताता हूँ ये क्या चीज है। तो उसमें क्या होगा, अगर हम वो सेकंड डेरिवेटिव लें और वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो हमारे पास मिनिमम पॉइंट होगा। तो ये यानी कि थोड़ा उल्टा है, अगर इधर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इंक्रीज है, अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो मतलब वो मिनिमम पॉइंट है। ये थोड़ा उल्टा है लेकिन ये इस तरह करके आप याद कर लेना। अच्छा नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, अगर सेकंड डेरिवेटिव जो है उसका डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव ले और वो लेस देन 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो मैक्सिमल है, यानी कि इसको मिनिमल और मैक्सिमल भी कहते हैं ना। अब थर्ड चीज है कि अगर ये भी अब हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाए फिर क्या होगा, फिर हमारे पास टेस्ट फेल हो जाएगा, उसको हम कह देंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक हो गया। तो ये दो डेरिवेटिव टेस्ट है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमने ये बताना हो कोई भी एक फंक्शन दिया, अगर MCQ में कहा हुआ है कि ये फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, हमने ये बताना है तो हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। अगर वो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा, जाहिर सी बात है डेरिवेटिव लेने से कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना, उस वैल्यू अगर तो वो वैल्यू 0 से बड़ी है हम क्या देंगे कि फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं।
अगर वो कहेगा कि मिनिमल फाइंड करो या मैक्सिमल फाइंड करना है, फिर हम क्या करेंगे कि उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। अगर तो 0 से बड़ा है तो मैक्सिमल मिनिमल सॉरी, और अगर 0 से छोटा है तो वो मैक्सिमल हो जाएगा। तो ये दो टेस्ट है, ये बस आपने माइंड पे रखने हैं। अब आगे एमसीक्यूज पे चलते हैं। अब देखो 123 में कहता है कि एक स्टेशनरी पॉइंट के लिए, स्टेशनरी पॉइंट आप देखो उन्होंने कहा स्टेशनरी पॉइंट कौन सा होता है कि वहां पे एफ जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी क्या वैल्यू होती है, वो हमने पढ़ा कि वहां पे जो एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव वो 0 होता है, इज इक्वल टू 0 होता है, तो वो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट होता है। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा 0। अच्छा नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट आ जाता है कि डेरिवेटिव फंक्शन एक दिया हुआ है और उन्होंने कहा हुआ है कि इसका मिनिमम पॉइंट, मिनिमम वैल्यू निकालनी। अब देखो मिनिमम वैल्यू निकालनी, कौन सा टेस्ट यूज होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और क्या होगा कि अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी मतलब कि वो 0 से बड़ा आएगा। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि वाकई 0 से बड़ा आता है या नहीं आता। अब देखो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन इज इक्वल टू है 2 + 3x स्क्वायर, ये हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है। अब देखिए इसका हमने मिनिमम पॉइंट निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब देखो मिनिमम वैल्यू के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे, उसकी ये सेक्शन 2.9 है एक्सरसाइज के, यानी कि अगर आप बुक से देखो तो जिस तरह आपने वहां पे वो निकाले थे, हमने ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके एक्सट्रीम वैल्यूज निकाली थी, ये वही वाला क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव देखो हमारे पास आ गया 6x, ठीक हो गया। अब क्या करना होता है, एक स्टेप, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास कि हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है उसको 0 के इक्वल पुट करना होता है। जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करते तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाती थी, उस वैल्यू को हम क्या कहते थे, बोला क्रिटिकल वैल्यू, यानी कि ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। अगर अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो वो तो अब आ गया हमारे पास 6। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे कि जो क्रिटिकल वैल्यू आई है वो उसको इसमें पुट करते थे, लेकिन इसमें तो x है ही नहीं, मतलब पुट ही नहीं कर सकते। तो अभी हमारे पास 6 ही आ गया। अब देखो 6 ग्रेटर देन 0 है, तो मींस टू से इसका मिनिमम पॉइंट आएगा, ठीक है। अब मिनिमम पॉइंट होगी, ये तो चीज फाइनल होगी। उन्होंने ये भी कहा होगा कि मिनिमम वैल्यू जो फाइंड करनी है। अब मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करने से जो हमारा आंसर आया है उसको जब हम वापस इक्वेशन में, फंक्शन में पुट करेंगे तब हमारे पास मिनिमम वो पॉइंट आ जाएगा। अगर हम इसको उसमें पुट करें तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है, f of 0 is equal to 2 + 3 into 0 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 2, दैट इज आवर राइट ऑप्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है। अच्छा उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग, अब देखो वही चीज होगी कि फंक्शन इंक्रीज कब करता है, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, मींस टू से इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है। उसके बाद कहते हैं कि 126 है कि रिलेटिव मैक्सिमम कब होता है, ठीक है। अब देखो रिलेटिव मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमल या मैक्सिमम जब उसका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बी हो जाएगा, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 127 है, 127 में कहता है कि फंक्शन f of x = 3x² हैज मिनिमम पॉइंट, यानी कि इधर उसने हमें ये वाला फंक्शन दिया होता है। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल है, उसमें वो कह रहा है कि सिर्फ ये वाला फंक्शन दे दिया है 3x², ठीक हो गया। अब इसी तरह इसका डेरिवेटिव लेंगे वो 6x हो जाएगा, उसको 0 के इक्वल पुट करने से x = 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें फिर ये मिनिमम पॉइंट होगा। अब इसको 0 को जब हम वापस इस फंक्शन में पुट करेंगे तो फंक्शन हमारे पास अब सिर्फ ये रह गया था, तो ये अब हमारे पास 0 आ जाएगा, मींस टू से इसका जो सेकंड डेरिवेटिव x = है वो मिनिमम होगा कहां पर, 0 पे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डी आ जाएगा। अच्छा उसके बाद 128 है कि अगर हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें और उसका जो सेकंड डेरिवेटिव वो लेस देन 0, फिर वही बात होगी कि अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो उसका मतलब है कि वो मैक्सिमल है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ए आ जाएगा। अच्छा उसके बाद है द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, अब देखो इसी तरह उसने एक फंक्शन दे दिया है कि फंक्शन इज इक्वल टू है x² + 2x - 3, ठीक हो गया। अब इसी तरह ये आपने पुट करना है, करना क्या इसमें कि फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है, फिर उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव के बाद उसका यानी कि आंसर जो हमारे पास इसी तरह कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो इसे मैंने असल में सॉल्व किया था, तो इसमें इसका कोई भी राइट ऑप्शन नहीं बन रहा है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास -4 बनता है, जो इधर दिया नहीं हुआ। इसका -1 पे -4 शायद उनकी मिस प्रिंटिंग होगी। अच्छा अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास 130 है कि अगर -3x² का हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, -3x² की, तो ये हम देख लेते हैं।
कि वो कहते हैं हम कि फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास इज इक्वल टू -3x का स्केयर। अब देखो अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास -6x। अब देखो -6x आ गया। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता था कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है। जब अगर इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते थे कि जो इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते थे। जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो -6 आ जाएगा और -6 लेस देन 0 मींस टू से इसका मैक्सिमल पॉइंट होगा। अब इसको जब हम वापस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -3 × 0। अब ये भी हमारे पास 0 जो है वो इसका मैक्सिमल पॉइंट आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास सी आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं कि हमने ये असल में थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन एमसीक्यूज है कि वो हमें कहता है कि अगर dy/dx इज इक्वल टू है y, वो कहता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। देखो ये 3.3 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। चलो थोड़ा सा बता देते हैं हम कि जब भी इस तरह की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो उसको सॉल्व करना हो तो पहला स्टेप क्या होता है कि x वाली वैल्यूज को अलग और y वाली वैल्यूज को अलग करना होता है। तो अगर हम इधर इस तरह करें तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास dy = y.dx हो जाएगा। अब देखो कि y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो डिवाइड हो जाएगा कि dy/y = dx। इस स्टेप के बाद हमने नेक्स्ट क्या करना होता है, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लेनी होती है, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन। अब देखो नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो नीचे वाले का हम क्या ले लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ y। अब इधर देखो 1 लिख सकता हूँ ना, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 का डेरिवेटिव वो हमारे पास x होता है। जब भी इंटीग्रेशन लेते हैं साथ हम c लेते हैं कोई भी कांस्टेंट, तो इधर जब नेचुरल लॉग आ जाए तब हम जो कांस्टेंट लेते हैं वो हम इस फॉर्म का लेते हैं नेचुरल लॉग की फॉर्म का। ठीक हो गया। इसे आप लेट्स सपोज नेचुरल लॉग ऑफ c कह दो। ठीक हो गया। अब देखो इसको आप आगे थोड़ा सा और सॉल्व करो तो ये आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c इज इक्वल टू x। इसको हम यूं भी लिख सकते हो नेचुरल लॉग ऑफ y/c इज इक्वल टू x। अब आपने क्या करना है बेस e ले लेनी है दोनों साइड पे यूं करके। अब e और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो गए तो बाकी क्या रह गया e की पावर x इज इक्वल टू y/c। तो ये जो इसका है यानी कि इसका ये इक्वेशन सॉल्व होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सॉल्व होगी। तो अब हमारा एंड पे जो राइट ऑप्शन आया है वो हमारे पास इधर से कौन सा आ गया भला, सॉरी इधर से y है तो अब इधर y/c है ना तो y इधर ही रह जाएगा और ये आ जाएगा c e की पावर x। ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि आपने y की वैल्यू निकालनी होती है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो आ जाएगी हमारे पास c e की पावर x। जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारे पास a बन जाएगा। इसमें वो कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन है f इज इक्वल टू साइन x। अब ये 2.9 का जो क्वेश्चन 1 था उसमें भी हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना होता था कि कहाँ पे इंक्रीज फंक्शन कर रहा है कहाँ पे डिक्रीज, तो वो थोड़ा लेंथी था। इसको एमसीक्यूज के हवाले से कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो हमारे पास जब भी कोई भी एक फंक्शन आ जाए और हमने ये बताना हो कि फंक्शन किस इंटरवल पे इंक्रीज करेगा या किस पे डिक्रीज करेगा, तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहली चीज तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है ना इंक्रीज और डिक्रीज बताने के लिए। तो इसका अब अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो वो आ जाएगा हमारे पास cos x। अब हमने इधर बताना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ ये डिक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल पे होगा। अब देखो आपने इसी तरह वो क्वाड्रेंट वाला पढ़ा होगा तो इसमें हमारे पास वो हमने पढ़ा था ना ऐड शुगर टू कॉफी, यानी कि इसमें हमारे पास सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन वाले और इसमें tan और इसमें cos और सेकंड, यानी कि ये वाले पॉजिटिव होते हैं। इस तरह करके हमें याद था। और दूसरी तरह क्या है कि इधर हमारे पास 0 होता है, इधर π/2 होता है, इधर पाई होता है और इधर 3π/2 होता है। ठीक है। इसको यूं भी लिख सकते हैं अगर हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है, फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो इस तरह होगा, अगर हम क्लॉकवाइज चले फिर इस तरह होगा, यानी कि इसका 3π/2 को हम -π/2 भी कह सकते हैं क्योंकि ये वाला पॉइंट भी इधर आ जाएगा क्योंकि हम अब इधर से अगर चले तो। और इसी तरह जो पाई है इसको हम -π भी कह सकते हैं। अच्छा अब देखो कि हमने बताना है कि cos x डिक्रीजिंग कहाँ पे हो रहा है। ठीक है। अब देखो कि डिक्रीज मतलब क्या होता है कि उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है, मींस टू से 0 से कम होती है। अब देखो इधर और इधर तो इन दोनों क्वाड्रेंट्स में जो c cos की वैल्यू वो हमारे पास पॉजिटिव होती है, मतलब पॉजिटिव है तो फंक्शन इधर इंक्रीज करेगा।
तो डिक्रीज कहाँ पे करेगा, डिक्रीज करेगा इस फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिक्रीज करेगा। इसको आप यूं भी कह सकते हो कि -पाई यानी कि π/2 से लेकर पाई तक भी ये डिक्रीज करेगा, यानी कि इस इंटरवल में भी ये डिक्रीज करेगा। उसके अलावा एक और इंटरवल है ये वाला, इसमें भी ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसमें देखो ना नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो जब इसमें डिक्रीज करेगा तो इसको आप यूं लिख लो -π/2 से -पाई। ठीक हो गया। देखो ये दो ऑप्शन आ गए हमारे पास, ये और ये, इन दोनों में फंक्शन ये डिक्रीज कर रहे हैं। तो अब जो इसका राइट ऑप्शन है वो आप देखो, इसका जो ए है वो है -π/π/2। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बेशक -पाई और -π/2 लिख लो या फिर -π/2 -पाई लिख लो। तो ये जो हमारे पास देखो हमने फाइंड किया था कि दो इंटरवल आते हैं जहाँ पे फंक्शन डिक्रीज करता है। तो बुक में उन्होंने ये वाला ऑप्शन दिया है, तो मतलब यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज करता है। बाकी सब आप देख ले, बाकी सब में फंक्शन जो है वो इंक्रीज ही करता है, सिर्फ ये वाला फंक्शन बचता है जहाँ पे ये डिक्रीज करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डिफरेंशियल नेबरहुड रिलेटिव मैक्सिमम, यानी कि रिलेटिव मैक्सिमम ये उन्होंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बाकी सारा लिखा हुआ है। मेन ये कि रिलेटिव मैक्सिमा कब होता है, मैक्सिमा कब होता है हमारे पास, जब सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है। मींस टू से इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे हमने क्रिटिकल वैल्यू निकालनी। क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकलती है, भला फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसको 0 के इक्वल पुट करने से जो हमारा आंसर आता है वो क्रिटिकल वैल्यू कहलाता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। अब देखो हमारे पास आ जाता है फंक्शन f(x) इज इक्वल टू है x² माइनस x और -2। इसका सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लो, क्या आ जाएगा हमारे पास 2x - 1। अब इसको 0 के इक्वल पुट करना होता है ना, जब इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो देखो क्या आंसर आता है हमारे पास 2x - 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। दैट इज आवर राइट ऑप्शन। अब देखो कि ये जो ऑप्शन है हमारे पास, ये इसका दिया हुआ है हमारा ए वाला, तो इस 134 का जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ए आ जाएगा 1/2। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 135 में कहते हैं कि cos स्क्वायर x है, तो उसका डेरिवेटिव लेना है cos स्क्वायर x। अब देखो मैंने एक बार पहले ही बताया था कि जब स्क्वायर इधर होगा cos के साथ तो हम पावर रूल यूज करेंगे, अगर x के ऊपर होता फिर हमने पावर रूल नहीं यूज करना था, क्योंकि ये तो एक ही चीज है ना, एक एंगल दिया हुआ है सिंपल। तो अब हम इधर अगर इसका डेरिवेटिव लें तो वो आ जाएगा हमारे पास -sin स्क्वायर x। ठीक हो गया। सॉरी, इधर अब हम पावर रूल यूज करेंगे क्योंकि cos के साथ है, तो ये आ जाएगा पावर शुरू में, पावर में से एक लेस और पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव -sin x आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डी बन जाएगा। उसके बाद 136 में मैक्लॉरिन सीरीज दी हुई है, वो हमारे पास e की पावर x की जो हम पहले करके आ चुके हैं। उसके बाद 137 है, 137 है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है, y इज इक्वल टू 280 है। वो कहते हैं इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव बहुत ही सिंपल वे है। ये देखें कि अगर हम x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू है हमारे पास 280। अब देखो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a(t). इसके अलावा इसका हम डेरिवेटिव इसका भी t के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये आ जाएगा 2a। अब हमने चेन रूल यूज करना है, वो भी आप पढ़ के आ चुके होंगे। तो चेन रूल हमारे पास ये होता है कि dy/dx इज इक्वल टू dy, ऊपर जो वैल्यू होती है उसको हम इधर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको इधर लिख लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा टर्म होती है जिससे इधर dt है तो उसको इधर भी लिख लेंगे और इधर भी लिख लेंगे। अब देखो कि ये सारी वैल्यूज जब इसमें पुट करेंगे dy/dt आ जाएगा हमारे पास 2a, और इसको हम उल्ट करके लिख देंगे 1/2at। इससे कैंसिल आउट और 1/t जो है वो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है। 138 में वो क्या कहता है, अच्छा इसका डेरिवेटिव लेना है, वही मेथड है कि नीचे वाले का स्क्वायर ले लेंगे हम, ax + b नीचे वाले का स्क्वायर और नीचे वाले एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ऊपर हमारे पास है 1/ax + b, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखो इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव हमारे पास a आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास c बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद है 139 में कहता है कि y इज इक्वल टू sin 3x है और हमने इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये भी सिंपल है, देखो y इज इक्वल टू है हमारे पास
साइन 3x, ठीक है। अब हमने इसके दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, तो जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो देखो साइन थीटा का आ जाएगा हमारे पास cos 3x और साथ एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव 3 आ गया। उसके बाद जब हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म शुरू में आ गई, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो cos का आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन 3x और साथ एंगल का डेरिवेटिव। अब देखो 3 और 3 आ जाएगा हमारे पास माइनस 9 साइन 3x, दैट इज आवर राइट ऑप्शन, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बी बन जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास y इज इक्वल टू है e की पावर f ऑफ x, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो देखो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर f ऑफ x एज इट इज, और फिर हम क्या करते थे नीचे वाले इसका नेचुरल लॉग, नीचे वाले का नेचुरल लॉग और ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव हम इसको यूं भी लिख सकते हैं ना, ये प्राइम लगाकर, और ये जो होता है ये 1 के इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के इक्वल होता है, तो बाकी ये जो दो टर्म्स है ये इसका आंसर आ जाएगा, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बी हो जाएगा। अब 141 में कहते हैं कि फॉर रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू सी। अब देखो कहते हैं कि रिलेटिव मैक्सिमा क्या होता है, हमने जो पढ़ा वो मैक्सिमम मिनिमम, उसमें हमने रिलेटिव का थोड़ा कंसेप्ट नहीं था, तो वो आप थोड़ा देख लो। रिलेटिव मैक्सिमा क्या होता है, देखो हमारे पास लेट्स सपोज ये एक ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक ये मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम ये भी है ये भी है। देखो एक टर्म आपने और भी पढ़ी होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होता है कि एक ग्राफ में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ आ रही हैं, उन मैक्सिमम वैल्यूज़ में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, उन मैक्सिमम वैल्यू में जो सबसे मैक्सिमम है उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक हो गया। इसी तरह इसका उल्टा है कि एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होता है, जितने भी मिनिमम एक ग्राफ में आ रहे हो एक फंक्शन में, उनमें जो सबसे छोटा होता है उसको हम एब्सोल्यूट मिनिमम कहते हैं। अब रिलेटिव मैक्सिमम क्या होता है, रिलेटिव मिनिमम क्या होता है, लेट्स सपोज देखो आप कोई भी ले लो, मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये एक मैक्सिमम ले लिया। अब इसके अगर मैं बिल्कुल छोटी सी वैल्यू जिसको हम एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन होती है बहुत ही छोटी वैल्यू यानी कि 0 पॉइंट समथिंग। अच्छा अगर हम 0 पॉइंट समथिंग माइनस कर दें और 0 पॉइंट समथिंग प्लस कर दें, ठीक है। अब ये एक इंटरवल आ गया, यानी कि देखो एक तो ये इंटरवल था, ठीक है, इस इंटरवल का हमने एक सबसेट ले लिया, ये वाला इंटरवल। इस इंटरवल में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू, देखो मैक्सिमम वैल्यू दरमियान वाली वैल्यू होगी ना, इस दरमियान वाली वैल्यू को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव मैक्सिमम, यानी कि जो जितने भी मैक्सिमम, ये जो हमने इंटरवल लिया है इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू उसको रिलेटिव मैक्सिमम कहेंगे। तो इधर असल में वो क्या कहना चाह रहा है कि अब देखो इधर भी वही चीज है कि एफ ऑफ सी, यानी कि ये पॉइंट लेट्स सपोज हमारे पास सी था, ठीक है, और इस पे इधर जो भी आंसर है, इधर जो भी आंसर है उसको हम लेट्स सपोज हम हमारे पास एफ ऑफ एक्स पे और जितने भी हमारे पास ये फंक्शन आए हैं उसमें जो सबसे ग्रेटर और इक्वल होगा उसको हम कह देंगे रिलेटिव मैक्सिमा। इसी तरह रिलेटिव मिनिमा की डेफिनेशन है कि अगर उसको सी कह दे और वो फंक्शन उन सब एक इंटरवल में से हमने जितने भी लिए फंक्शन उनमें सबसे जो छोटा होगा, छोटी वैल्यू होगी, उसको हम रिलेटिव मिनिमा कह देंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास, क्योंकि हमने मैक्सिमम बताना है तो वो हमारे पास सी हो जाएगा। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, एक ग्राफ में हो सकता है एक से ज्यादा भी मैक्सिमम हो, एक से ज्यादा मिनिमम हो। अगर तो दो है तो उन दोनों में जो बड़े वाला होगा उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है, और जो दो छोटे हैं तो दोनों में से जो सबसे छोटा होगा उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। इसके अलावा रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमा क्या होता है कि हमने कोई भी एक मैक्सिमा ले लिया, ठीक है, लेट्स सपोज ये एक मैक्सिमा ले लिया, इसकी छोटी सी वैल्यू माइनस कर दी, यानी कि एक छोटा सा इंटरवल है ना अपनी तरफ से, वो लेट्स सपोज मैंने ये ले लिया। इस इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू, यानी कि ये एक इंटरवल ले लिया, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा, ठीक है, और इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास रिलेटिव मिनिमा। बस ये इतना सा कंसेप्ट है इसमें। अच्छा उसके बाद वो कहता है कि अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस एप्सिलॉन लेस देन 0 प्लस ये, यानी कि अच्छा ये भी उन्होंने सिंपल कंफ्यूज ही किया हुआ है कि अब इसमें वो कहता है कि हमने अगर x इक्वल टू a, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है, देखो a में से हम ये रिलेटिव ये इस तरह माइनस का प्लस कब करते हैं जब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फेल आ जाता है, ठीक है, यानी कोई इक्वल टू 0 हो जाता है, तब हम ये इस तरह करके यूज करते हैं। और जब ये इस तरह हमेशा जब हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक हो गया।
तो इस तरह कर, ये थोड़ा मैंने ब्रीफली बताया है एमसीक्यूज के हवाले से। इंशाल्लाह बाद में इसको चैप्टर 2 के जो सेक्शन 2.9 है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल एमसीक्यूज होते हैं। तो इंशाल्लाह एक दफ़ा एमसीक्यूज कंप्लीट कर लें प्लस की, फिर इसके बाद हम ये 2.9 के जो है ये डिटेल में ग्राफ से, अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, शायद आपको ना समझ आ रही हो, लेकिन मैं एमसीक्यूज के हवाले से बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह बाद में डिटेल में करेंगे, तब तक इसी से गुजारा कर लो। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 143। आगे सिंपल ही है। 143 में वो ये कहता है कि 1/2, अब देखो tan इनवर्स का डेरिवेटिव वो हमें पता है क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके अलावा है कि हमने माइनस cot इनवर्स का डेरिवेटिव। अब cot इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 2/1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल आउट और 1/x का स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बी आ जाएगा। उसके बाद 144 है। 144 में भी यही है कि पावर शुरू में पावर में से एक लेस पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास सी बन जाएगा। 145 में पास सिर्फ उन्होंने ये दिया हुआ है कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव। तो कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव में पता है क्या होता है, माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स। उसके अलावा नेक्स्ट है 146। 146 में क्या करता है, में वो कहता है कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव। तो देखो नीचे क्या आ गया हमारे पास, कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो इसके डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, एक दफा एज इट इज ही, फिर नीचे वाले का नेचुरल लॉग और ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में पावर में से एक लेस, पावर में से एक लेस करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास -1/2। तो ये नीचे जाकर +1/2 और इसको अंडर रूट भी लिख सकते हैं, साथ इसका डेरिवेटिव वो तो 1 आ जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास सी बन जाएगा। उसके बाद कहते हैं ज्योमेट्रिकली dy/dx मीन्स। अब देखो हमने क्या किया कि उसको असल में कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये भी जब हम थ्योरी करेंगे तब इसका ज़्यादा यानी कि क्लियर हो जाएगा कि इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों कहते हैं। क्या अब थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे पास जिस तरह के फंक्शन है, लेट्स सपोज हमारे पास वो फंक्शन इस तरह है, हमें नहीं पता चल रहा है कि वो फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये मैथमेटिशियंस ने एक बहुत ही सिंपल वे निकाल दिया कि आप उसका डेरिवेटिव लें, ठीक है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर दें। अगर वो जिस तरह करके ये था, तो अब ये जो हम असल में डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, ये डेरिवेटिव असल में हम ये जो एक टेंजेंट होता है इसके ऊपर ड्रा करते हैं, इस टेंजेंट की स्लोप निकाल रहे होते हैं। ये आपने चैप्टर 4 में आगे चल के पढ़ोगे कि जो टेंजेंट जो स्लोप होती है, डेरिवेटिव जो होता है, डेरिवेटिव किसको शो करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को। ये हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 148, ये सिंपल डेरिवेटिव है। उसके बाद 149 है हमारे पास, वो भी सिंपल डेरिवेटिव है, y = e sin के पास sin x। तो ये ऐसे ही रहेगा, फिर पावर के साथ डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद 150 आ जाता है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0, अब देखो अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो वो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन मैक्सिमम होगा ना, तो वो ए हो जाएगा। उसके बाद 156 वो भी सिंपल है, जो हमने इनवर्स के फार्मूलाज पढ़े थे। 152 वो भी सिंपल है, वो हमारे पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ गई है। तो इसका हमें पता है कि एक दफ़ा ऐसे ही, फिर नीचे वाले का नेचुरल और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है 153। 153 भी सिंपल ही है, देखो सेकेंड इनवर्स और माइनस को सेकेंड इनवर्स। अब इसमें देखो हमारे पास है कि सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस और सेकेंड इनवर्स एक्स, इसका जो है हमने डेरिवेटिव लेना है। अब देखो इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग लेंगे। जब इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/x × x² - 1 अंडर रूट। अच्छा, प्लस जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो इसी का उल्टा है, मीन तो से ये आ जाएगा हमारे पास -1/x × x² - 1। तो ये प्लस है, ये नेगेटिव, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 0 आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो सी आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 154। 154 भी सिंपल है, नीचे वाले का स्केल लेना है। उसके बाद नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाला का डेरिवेटिव। तो उसके अलावा जब हम इसमें x = 1 पुट करेंगे, असल में ये यूं है कि 1/x² का हमने डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, नीचे वाले का स्केल, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, वो आ जाएगा हमारे पास 2x। अब ये आ गया, इसमें ये आ जाएगा 2x3।
अब इसमें x की जगह हमने 1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा -2/1 का क्यूब, मीन्स टू से ये आ जाएगा -2, ये राइट ऑप्शन आ जाएगा। जो इसका राइट ऑप्शन इधर बन रहा है वो ए है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है 155। 155 में कहते हैं कि e की पावर f ऑफ x है, e की पावर f ऑफ x। इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा ना, e की पावर f ऑफ x और साथ पावर का डेरिवेटिव वो इस तरह करके आ जाएगा। उसके अलावा 156 है, वो सिंपल ही है, तो पावर शुरू में पावर में से लेस, यानी कि हमने सिंपल इसमें इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव हमें पता है 1/2 √x, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू किधर होती है, जब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या हो कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू किधर आ रही है, जब सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास लेस देन 0 है। तो यानी लेस देन 0 क्या मतलब होगा, नेगेटिव है, तो मींस टू से इसका नेगेटिव है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए आ जाएगा। पास आ जाता है 158। 158 में कहता है कि हमने डेरिवेटिव लेना है a ओवर x। अब देखो a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव हमें पता है -1/x² होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डी बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स x ओवर a। तो अब वो कहता है कि हमने साइन y की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो ये तो सिंपल है, इधर इनवर्स है तो उधर जाकर ये साइन हो जाएगा, और बाकी क्या वैल्यू रहेगी x ओवर a, तो ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद कहता है कि हमने f ऑफ u का डेरिवेटिव लेना है, f ऑफ u का। तो देखो f ऑफ u का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, f ऑफ u, और साथ हम क्या करते थे एंगल का डेरिवेटिव था। जब हम इसका एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो इस तरह करके इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास सी आ जाएगा। उसके बाद 162 सिंपल है, इसमें वो पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दे, फिर इसका ये सिंपल डेरिवेटिव लेने आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 163 में पावर रूल यूज करना है, पावर शुरू में पावर में से एक लेस पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव। उसके बाद वो कहता है कि हमने ये इसका डेरिवेटिव लेना है x³ का विद रिस्पेक्ट टू x के। ये भी हमारे पास बुक का क्वेश्चन आ जाता है सिंपल, इसमें आपने चेन रूल यूज करना है, तो चेन रूल यूज करने से भी सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद कहता है सेकंड टर्म ऑफ द मैक्लॉरिन सीरीज। अब वो कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन है हमारे पास e की पावर x, इसकी सेकंड टर्म निकालनी है। सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे भला हम, देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होती है भला, f ऑफ 0 प्लस सेकंड टर्म क्या होती है हमारे पास f डेरिवेटिव 0। मीन टू से हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव में जब हम 0 पुट करेंगे तो देखो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहेगा। जब इसमें हम 0 पुट करेंगे e की पावर 0 वो आ जाएगा हमारे पास 1, और इधर साथ x भी होता है तो इधर x आ जाएगा। तो इसका जो मतलब, इसका मतलब है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास x आ जाएगा, c मतलब के। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 166 में आ जाता है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 2x, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2x, साथ एंगल का डेरिवेटिव वो 2 आ जाएगा, तो मीन टू से 1/x इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। 167 ये भी हम करके आए कि y इक्वल टू साइन 3x है, और y2 जब वो हमने फाइंड करना है तो इसका जब हम डबल डेरिवेटिव लेंगे तो वो इसका फिर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास चैप्टर 2। इसमें ये वाला जो मेन पॉइंट थे वो ये वाला इसमें टॉपिक था जो क्लियर हो गया। इसमें के अलावा कोई भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई भी इसमें समझने वाली चीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें, या फिर नीचे मैंने अपना नंबर मेंशन किया हुआ है, आप बेशक मुझे उधर मैसेज कर दें।